हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया था कि उसकी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स यानी कि कैपेसिटर्स को किस तरीके से किस मेथड से हम आपस में जोड़ सकते हैं सो दैट आप उसकी टोटल कैलकुलेशन है जो वो कर सको, कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस की जो टोटल कैलकुलेशन है वो कर सकें। तो उसके लिए आपके पास कॉम्बिनेशन के अंदर दो तरह के मेथड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं यानी कि कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं किसी सर्किट के अंदर कंबाइन करके। तो फर्स्ट आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो तरह के मेथड है कॉम्बिनेशन करने के कैपेसिटर्स के, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। तो सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज का मतलब जैसे हमें पता है चेन, जैसे हम देखते हैं कि एक आपका जो मतलब जिसको अपनी लैंग्वेज में कुंडा बोलते हैं, तो एक कड़ी जिसको हम बोलते हैं, तो एक कड़ी दूसरी से दूसरी के तीसरी से इस तरह से सीरीज में जुड़े होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे अगर आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, तो एक कैपेसिटर का जो लास्ट एंड है वो आपके सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट एंड से जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो सिर्फ एक ही वे से जुड़े हो आपस में, वो सिर्फ थ्रू आउट वन वे आपके वो क्या होते हैं, जुड़े होते हैं कि एक ही वे से वो क्या हो, जुड़े हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं कैपेसिटर्स का। ठीक है, कैपेसिटर्स का क्या बोलेंगे, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। यानी कि अगर आपके कैपेसिटर्स हैं वो आपस में जुड़े होते हैं बिटवीन, तो वो थोड़ा वन वे आपके जुड़े हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से कैपेसिटर्स हैं, दो कैपेसिटर जैसे, तो अगर वो इस तरीके से जुड़े हो कि फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड के फर्स्ट एंड से और फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड के सेकंड एंड से जुड़ा हो, इस तरीके से जुड़ा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपका डिफरेंट वे से जुड़े होते हैं, ना कि एक ही सिंगल वे से। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब हम करेंगे इसकी कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन है जो आपका कैपेसिटेंस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो कैपेसिटेंस का, तो वो टोटल आपकी कैपेसिटेंस उसके लिए निकालनी है। तो मान लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है जो उसमें टोटल कैपेसिटेंस है जो वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि तीन कैपेसिटर्स हैं और वो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर जो वो उनका ज्वाइंट यहां पर है, इस तरह से वो जुड़े हुए हैं। तो यहां पर आपको पता है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही आपका यहाँ दूसरी प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट इस तरह से। ठीक है, और ये किसी भी आपके कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो वहां पर क्यू चार्ज है जो वो क्या हो रहा है, इस पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और यहां से हमने इसको क्या किया गया है, ग्राउंड करते हैं, इसको क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज। अब यहां से ये प्लस क्यू चार्ज यहां जाएगा, उसके बाद यहां जाएगा, उसके बाद यहां जाएगा। ठीक है, तो हम यहां देख रहे हैं कि जो चार्ज है हमारा कॉम्बिनेशन में वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, थ्रू आउट द ईच कैपेसिटर, थ्रू आउट ईच कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि सबके लिए क्या है, ये हर एक कैपेसिटर के लिए, ईच कैपेसिटर के लिए सेम वैल्यू होगी इसकी। उसके बाद अगर हम ये कहें कि इनके बीच में जो आपका पोटेंशियल है तो वो V1 पोटेंशियल इसके अक्रॉस मान लेते हैं, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V2 और इसके अक्रॉस मान लेते हैं V3, और ओवरऑल जो आपका वो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, V आएगा। ठीक है, ओवरऑल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, और
अब हम क्या करते हैं, इनकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर है जो C1 कैपेसिटेंस का है, सेकंड है जो C2 का, और थर्ड है जो C3 कैपेसिटेंस का कोई भी कैपेसिटर है जो जुड़ा हुआ है कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है कि टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं सीरीज की हम CS मान लेते हैं। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस क्या मान लेते हैं, CS। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, CS है। अब देखिए Q इजिकल टू CV हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, CS ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहां से CS अगर हम यहां देखें तो CS इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई में V हो जाएगा। CS इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई में V। ठीक है, CS इजिकल टू Q इजिकल टू CV से CS इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर वेरिएबल है वो क्या है, V1, V2 और V3 है। तो दिस इंप्लाई दैट हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे। तो V इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई में CS हो जाएगा। ठीक है, अब हम ईच कैपेसिटर के थ्रू आउट क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस है जो पोटेंशियल है जो कैलकुलेट करते हैं यही फार्मूला यूज करके। तो हम क्या करते हैं, पहले C1 निकालते हैं। ठीक, सॉरी V1 हम पहले निकालते हैं। तो V1 क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस दी फर्स्ट कैपेसिटर। तो वो क्या किसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो Q बाई में क्या हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस C1। ठीक है, इसी तरह से V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई में C2। एंड सिमिलरली क्या V3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई में C3। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों इक्वेशंस को, जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, रिलेशन आए हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉमन जो आपका टोटल पोटेंशियल आता है V। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए Q बाई में C1 प्लस Q बाई में C2 प्लस Q बाई में C3। ठीक है, तो यहां से V इज इक्वल टू क्या होगा, यहां हमने निकाल चुके हैं पहले हम। तो वो क्या है, Q बाई में CS है, Q बाई में CS। अब मैं यहां से क्या करता हूं, Q कॉमन ले लेता हूं। तो Q कॉमन लेने के बाद 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, आप देखोगे ये क्या आ गया, Q बाई में CS, और ये क्या आ गया, Q इंटू में ये। तो यहां से आपका इक्वेट करोगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1 बाई CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, तो यानी कि आपने जो टोटल कैपेसिटेंस मानी थी वो क्या मानी थी, CS मानी थी। तो अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो उस कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस है जो वो आपने CS मानी थी, तो उस CS का क्या आया, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सम ऑफ, तो आपका जो टोटल रेसिप्रोकल ऑफ टोटल जो सीरीज कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस आई है वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर या इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, तो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो जाएगा। तो ये तो आ गया जी आपकी टोटल कैपेसिटेंस। अब आपकी यहां से जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है, मान लेते हैं वो क्या था, हमने CS मानी है। तो CS है ना जो, वो आपका क्या रहेगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या रहेगा, लेस रहेगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से लेस रहेगा। अब यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो ईच कैपेसिटेंस से क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, यानी कि उससे कम आएगी। तो ये हमने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस। अब हम नेक्स्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस। आपने जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि कौन सी टर्म कांस्टेंट रहेगी सीरीज में और कौन सी टर्म कांस्टेंट रहेगी पैरेलल में। ठीक है, तो वो आप आसानी से आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या कांस्टेंट है। अब हम कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या है, हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं। तो इस तरह से कंबाइन है किसी सर्किट के थ्रू आउट।
तो ये डिफरेंट वे से कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट वे से वो क्या है, कंबाइन है। तो प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं हम, यहाँ पे जाता है तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, ताकि इसकी कैपेसिटेंस है जो कैपेसिटी है जो इसकी इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हुआ, जो 3 भागों में बंट गया। अभी यहाँ पर टोटल क्या हुआ, जो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट कैपेसिटर उसके पास क्या जाता है, प्लस Q1। ठीक है, जो सेकंड कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है तो उसके पास क्या जाता है, Q2। और जो आपका थर्ड कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C3 मान लेते हैं तो उसके पास क्या जाता है, Q3 चार्ज है जो वो आपका इंडिविजुअली जाता है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स में ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर क्या आया, Q, यानी कि चार्ज है जो वो वेरी करेगा। उसके बाद जो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी वो क्या रहेगी, थ्रू आउट दी आपका होल कॉम्बिनेशन आपकी क्या रहेगी, V है जो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि V यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेरी क्या करेगी वैल्यू, Q, यानी कि चार्ज की वैल्यू वेरी करेगी। जिसकी भी वैल्यू वेरी करती है उसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अब वेरी क्या कर रहा है, क्या हुआ जो वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको आपने लेना है, जो वेरी कर रहा है उसकी इक्वेट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू CV मान लेते हैं। तो C यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की है तो इसलिए उसको क्या लिख लेते हैं, CP लिख लेते हैं। तो यहां से अगर आप Q1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी, C1 इंटू में V, क्योंकि V कॉन्स्टेंट है तो आपका कॉम्बिनेशन। उसके बाद Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू V, Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 इंटू V। तो ये तीन इक्वेशन जो हमारे पास बन जाती है। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, आगे सम कर देते हैं, क्योंकि हमें टोटल कैपेसिटेंस चाहिए। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। तो Q इज इक्वल टू क्या था आपका, CP इंटू V। तो यहां से आपका क्या होगा, देखो C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहां से क्या होगा, CP इंटू V को मना गया जी आपका C1 प्लस C2 प्लस में C3, V से V कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टोटल CP इज इक्वल टू का आया C1 प्लस C2 प्लस में C3 आ। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल कैपेसिटेंस है जो वो हमारी आ जाती है CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट इज, आप इसको कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटेंसीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, टोटल जो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसीज ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि ईच कैपेसिटर की जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उनके सम के बराबर हो जाएगा। तो आप इसके आगे कोई कितनी भी आप जोड़ते जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आपका इसी तरह से सोन चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहां से CP की जो वैल्यू आई है इन सबके सम के बराबर आई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि CP है ना, तो ईच चाहे C1 हो, चाहे आपका C2 हो, या फिर आपका क्या हो, C3 हो, तो उससे क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ठीक है, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस जो वो क्या होगी, ग्रेटर आएगी C1, C2 और C3 से, यानी कि ईच कैपेसिटेंस से। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, आपको रेजिस्टेंसेज का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसमें भी आप ये चीजें देख चुके हैं। लेकिन वहां पर थोड़ा डिफरेंट केस था, यहाँ पर आपका केस डिफरेंट है। यहाँ कैपेसिटेंस यूज कर रहे थे, वहां रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। इजी है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ दो टर्म आपने जान रखनी है कि कौन सी वैल्यू वेरी कर रही है और कौन सी वैल्यू उसमें कांस्टेंट है। जो वेरी कर रही है वैल्यू, उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं जो कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद उनका टोटल सम कीजिए और वहां से क्या निकाल लीजिए, टोटल आपकी कैपेसिटेंस जो वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके देखिए सिलेबस के अंदर जो मेन है आपका वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, उसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने फोकस करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ऊपर। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बोल सकते हैं डायरेक्ट हम इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर है जो कितनी एनर्जी को स्टोर कर पाता है। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके ऊपर आपका प्लस क्यू चार्ज
फर्स्ट प्लेट पे, और सेकंड प्लेट है जो उसपे माइनस क्यू चार्ज है, और चार्ज क्या है आपका इक्वल अमाउंट में है, लेकिन पोलैरिटी क्या है अपोजिट दोनों प्लेट्स पे। ठीक है, अगर आपने क्या है, ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लेते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो एरिया है प्लेट्स का वो क्या है इक्वल है, मान लेते हैं वो कितना है ए है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच की, वो मान लेते हैं स्मॉल डी है। ठीक है, वो क्या मान लेते हैं स्मॉल डी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे किस चीज का, एक फॉर्मूला जो वो यूज करते हैं। अब मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से इस तरह से वैरी कर रहा है, यानी कि लाई कर रहा है जो बिटवीन दी प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है बिटवीन दी प्लेट्स, यानी कि इन ए रीजन बिटवीन दी प्लेट्स, या इन बिटवीन दी प्लेट्स जिसको बोल रहे हैं कि वहां पर वो वैरी कर रहा है। अब आप मान लीजिए कि आपने कोई भी डी क्यू चार्ज है उसको मूव करवाना है। ठीक है, प्लेट 1 से लेकर प्लेट 2 तक, प्लेट 1 से प्लेट 2 तक आपने डी क्यू चार्ज, स्मॉल चार्ज मान लेते हैं डी क्यू, तो उस चार्ज को आपने मूव करवाना है। ठीक है, उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास प्लेट 1 के ऊपर प्लस क्यू चार्ज स्मॉल क्यू, और सेकंड के ऊपर क्या है माइनस क्यू चार्ज। आपने क्या करवाया, डेल क्यू चार्ज को मूव करवाना है, यानी कि हमें मूव तो क्यू ही करवाना है, लेकिन आपका क्या है क्यू वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो टोटल जो चार्ज इस पे दिया हुआ है उसके वहां तक वेरी कर रहा है। हम स्मॉल के लिए निकाल लेते हैं, स्मॉल के लिए निकाल लेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो किसके लिए निकल जाएगा, वो होल के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टार्टिंग में कंपोनेंट्स के अंदर ले रहे हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया होल के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल डी के चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम प्लेट 1 टू 2, तो आपका मान लेते हैं स्मॉल वर्क डन जो होता है, तो स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू में डी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, v इंटू में डी क्या। अब v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होती है, क्या इज इक्वल टू क्या होता है cv। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्या बाई c। तो चार्ज कितना मूव करा रहे हैं क्या। ठीक है, बाई में क्या आ जाएगा c कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इंटू में क्या हो जाएगा डी क्या। तो ये इतना स्मॉल वर्क डन आपको करवाना पड़ेगा मूव करवाने के लिए डी क्या को फ्रॉम प्लेट 1 टू सेकंड। ठीक है, अब यहां से देखिए जो टोटल वर्क डन निकालना है आपने, तो टोटल वर्क डन है जो, क्योंकि आपको पीछे भी पढ़ चुके हो कि टोटल वर्क डन जो आता है वो आपका इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, तो यहां से टोटल वर्क डन निकालोगे तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, और यहां से इसको भी इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके क्या तक, क्या इजिकल टू 0 से लेके क्या इजिकल टू कैपिटल क्या तक। ठीक है, तो क्या बाई में सी इंटू में क्या हो गया डी क्या। अब डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 बाई सी आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया जी आपका क्या का इंटीग्रेशन क्या स्क्वायर, क्योंकि क्या की पावर क्या है 1 है, तो क्या की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 डिवाइड बाई उतनी ही पावर जितनी यहाँ पर आएगी उतनी ही डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा क्या स्क्वायर बाई में 2 बन जाएगा। ठीक है, और कहां से लेकर कहां तक क्या होता, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी क्या स्क्वायर बाई में 2c। तो यानी कि इतना वर्क डन आपको इसमें हमें करना पड़ेगा डी क्या को मूव करवाने के लिए फ्रॉम प्लेट 1 टू सेकंड। ठीक है, तो ये वर्क डन आपका क्या हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसको आप क्या लिख सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, अब ये तो वैल्यू आपकी आ गई सॉरी यहाँ पर देखिए क्या हुआ है जो उसको आपने क्या किया है 0 से क्या तो वैल्यू करवाया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कैपिटल। ठीक है, तो क्या स्क्वायर बाई में 2c। अब हमें ये भी पता है कि क्या को क्या लिखते हैं cv लिखते हैं, क्या को क्या लिखते हैं cv लिखते हैं। तो यहां से आप क्या की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या जाएगी क्या की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 1/2 इंटू में क्या होगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाई में c, तो 1c से 1c कैंसिल हो जाएगा तो हाफ cv स्क्वायर बच जाएगा, हाफ cv स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखें तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू हाफ cv इंटू में v, और cv की जगह आप क्या लिख सकते हैं देखिए cv की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू लिख दीजिए आप। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी क्या बाई सी, v की वैल्यू क्या हो जाएगी क्या बाई सी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं v की वैल्यू रख सकते हैं क्या बाई में c। ठीक है, v इक्वल टू क्या बाई सी रखेंगे तो आपका v इक्वल टू क्या बाई सी रखेंगे तो c इंटू में यहाँ पर हो जाएगा जी आपका 1/2 इंटू में c इंटू में क्या बाई सी इंटू में क्या बाई सी।
ठीक है। तो 1c से 1c कैंसिल होगा, तो ये क्या आ गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई में c आ गया, क्यू स्क्वायर बाई में c, यानी कि वो दोबारा से वही चीज आ गई, क्यू स्क्वायर बाई में 2c, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर आपकी वैल्यू है जो CV की वैल्यू, इसमें क्या रख दीजिए, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV की जगह क्या हो जाएगा, क्या इंटू में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू में क्या V, ये भी आपकी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, ये भी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो हमें यहाँ से तीन जो फार्मूले हैं वो कैलकुलेट हुए एनर्जी के। फर्स्ट क्या है आपका कि U इज इक्वल टू, मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूँ ताकि आप इनको कंपेयर कर सको, ये याद भी रख सको कि इस तरह से इनको याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जो पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। तो 1/U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय में c, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला जो हमारा बना था, इसको आप लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं हाफ क्यू इंटू। तो किसी भी आपका फार्मूला है जो किसी भी टर्म से रिलेटेड, इन तीनों टर्म्स में या तीनों फार्मूले में किसी भी फार्मूले से रिलेटेड वो क्या पूछ सकता है, सिंपल एक क्वेश्चन पूछ सकता है, दो आपका 2 मार्क्स का, या फिर आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दे देगा आपको क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की फॉर्म में, तो वहां पर भी आपकी फार्मूले जो डायरेक्ट पुट होंगे, ठीक है। तो हम वहां से ये वैल्यू है जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो हमने पीछे पढ़ा था क्यू और वी का ग्राफ जो पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ा था कि क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, ठीक है। यानी कि हम जितना ज्यादा आपका चार्ज उस पर फेड करवाते रहेंगे तो उतना ही ज्यादा पोटेंशियल है जो उसका क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो हमने देखा था कि वहां पर जो हमारा ग्राफ आएगा, जो क्यू और सी के बीच में जो प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मान लेते हैं, जैसे मैं ये ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस ग्राफ के अंदर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपका क्या है, वी है, और यहाँ पर क्या है, क्यू है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, बिकॉज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आता है, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू CV बना था वहां से, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आता है। तो इसका मतलब क्या है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक आपका ये मान लेता हूँ, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंडर जो क्या होगा, एरिया होगा, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो भी आपको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसके अंदर एरिया निकालो, तो इसके अंदर जब एरिया निकालेंगे हम, तो इसका एरिया जो किसके बराबर आ जाएगा, देखिए हाफ इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए बेस इंटू हाइट, बेस इंटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट, बेस कितना है जी आपका, यहां तक वैल्यू कितनी मिलेगी, क्यू, और हाइट कितनी मिलेगी, ये वी, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये हाफ इंटू में क्यू इंटू वी होगा, हाफ इंटू में क्यू इंटू वी। अब यहां से आप क्या कर सकते, जो हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू CV, तो यहां से आप क्यू की वैल्यू रख दीजिए एक बार, तो ठीक है, और एक बार वी की वैल्यू रख दीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू CV होगा, ठीक है, यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई सी आ जाएगी, तो रखिए वैल्यू, ठीक है। तो हाफ क्यू की जगह क्या रख दिया हमने, CV इंटू वी, तो हाफ CV स्क्वायर बन गया, ठीक है। या फिर आपका इसी में हाफ क्यू इंटू में वी की वैल्यू रख दीजिए, क्यू बाई सी, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई में 2C, यानी कि हाफ इंटू में क्यू स्क्वायर बाई में क्या बनेगा, 2C। तो वही तीनों फार्मूले यहाँ से फिर से डिराइव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया अंडर दी क्यू वी ग्राफ इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर, ठीक है। एरिया अंडर द क्यू वी प्लॉट और ग्राफ इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपका इसमें आ जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है, अच्छी तरह से इसको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं कि जो टोटल एनर्जी है जो आपकी, या एनर्जी डेंसिटी है, एंड टोटल एनर्जी कर लेते हैं पहले, कि कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे सीरीज और पैरेलल में, तो उसमें टोटल एनर्जी आपकी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमने एक ही जो कैपेसिटर है उसकी एनर्जी है जो वो कैलकुलेट की है, कि एक सिंगल कैपेसिटर की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें दिए हुए हैं, बहुत सारे कैपेसिटर्स उसके अंदर हैं, तो उन कैपेसिटर्स का यूज करके टोटल एनर्जी है जो वो अपने कॉम्बिनेशन की निकालनी है। तो वो टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन की कैसे निकलेगी। अभी हमने क्या किया
U इज इक्वल टू क्या, हाफ क्या स्क्वायर वाई में क्या आया था आपका, C आया था। ठीक है, क्या स्क्वायर वाई में क्या आया था, C आया था। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है। हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज है। ठीक है, तो हाफ क्या स्क्वायर वाई में क्या आ जाएगा, CS आ जाएगा। अब CS की वैल्यू 1/CS की वैल्यू आएगी, तो इसमें क्या लिखता हूँ, क्या स्क्वायर वाई में 2, अंदर क्या हो जाएगा 1/CS की वैल्यू रख दूंगा, तो 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3, इस तरह से कैलकुलेट किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या स्क्वायर वाई में 2C1 प्लस में क्या स्क्वायर वाई में 2C2 प्लस में क्या स्क्वायर वाई में 2C3 हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रखे तो ये क्या है, फर्स्ट कैपेसिटर की क्या है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने यूज किया उसकी क्या है, टोटल एनर्जी है। तो U1 मान लेते हैं फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए U2 हो जाएगा और थर्ड के लिए U3। तो यानी कि टोटल एनर्जी जो आएगी ना वो क्या आएगी, सम ऑफ एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर, सम ऑफ एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो यानी कि U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस में U3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने एक फार्मूला और यूज किया था, 1/2CV², हाफ CV²। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करते हैं तो 1/2CV² लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या होगा, V²/2 इंटू में मैंने क्या किया यहाँ पर, CP की वैल्यू रख दी। CP की वैल्यू क्या होती है, C1 प्लस C2 प्लस में C3, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में क्या होगा, देखो C1V² प्लस में हाफ C2V², इस वजह से लिख सकते हैं हाफ C3V²। ठीक है, अब ये क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए U1 प्लस में, सेकंड के लिए U2 प्लस में, थर्ड के लिए U3। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या बनेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी कि टोटल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, इंडिविजुअल एनर्जीज ऑफ ए कैपेसिटर, यानी कि हर एक कैपेसिटर की जो इंडिविजुअल एनर्जी है उन सब का क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर देखा जो टोटल एनर्जी होती है ना उसको कैलकुलेट करने का तरीका सेम है कि क्या है कि अगर सीरीज हो या पैरेलल हो तो आप ईच कैपेसिटर के बीच में ईच कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट कर दीजिए और उनका क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम होती है। ठीक है, अब देखिए कि अगर आपके पास क्या है हम ये नहीं कह सकते कि सीरीज और पैरेलल की जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने सीरीज में या पैरेलल में कॉम्बिनेशन में आपने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो दोनों का तरीका सेम है कि आप एक कैपेसिटर की क्या कीजिए, एनर्जी को कैलकुलेट कीजिए, दूसरे कैपेसिटर की, तीसरे की, इसी तरह से कॉम्बिनेशन की आपके ईच कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, उसको क्या कर दीजिए, सम अप कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ये हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये जो सीरीज में U आएगा वो आपका पैरेलल में जो U आएगा उसके इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर ये नहीं होता। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल के लिए अलग अलग आ रही है लेकिन इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद आपका आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम करते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे आपका डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, तो इसी तरह से एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर। लेट अस कंसीडर, आपके पास क्या है कि एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके ऊपर प्लस क्या हुआ माइनस क्या चार्ज है, ए मान लेते हैं, इसका क्या है, एरिया है। ठीक है, दोनों बोथ प्लेट्स का, फर्स्ट और सेकंड का, इनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। अब एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या हुआ कि आपका जो इसके बीच में, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा कैपेसिटर के लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होगा कैपेसिटर के लिए, तो वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर फार्मूला रख दीजिए, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू, तो स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इंटू में डिस्टेंस हो जाएगी, जो सेपरेशन डिस्टेंस हो जाएगी उनके बीच की, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, वॉल्यूम। तो आपको पता है कि सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और क्या इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, ठीक है। वो आपका पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए। तो U इज इक्वल टू देखिए क्या हुआ, हाफ सी की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई में डी, इंटू में V की वैल्यू रखोगे तो E इंटू डी, तो E स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, A इंटू डी। अब A से A कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपके पास U इज इक्वल टू, स्मॉल यू इज इक्वल टू क्या बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें क्या करना हो, किसी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो, तो वो किसके बराबर होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर की, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में कोई मीडियम है, ठीक है, यानी कि उसका कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो वो क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में के का मतलब एप्सिलॉन आर, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो अगर किसी मटेरियल के लिए पूछ ले कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कोई दिया हुआ है किसी मटेरियल का, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और अगर आपका क्या है, हर स्पेस या एयर दिया हुआ तो उसके लिए जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी, आपका एनर्जी डेंसिटी। अब यहां से हम एनर्जी डेंसिटी की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी की यूनिट देखिए क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब मीटर। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जूल पर क्यूब मीटर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर क्यूब मीटर, ठीक है, या पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगी। अब यहां से अगर डायमेंशन निकालने हो तो डायमेंशन के लिए हमें पता है जूल के डायमेंशन जो क्या होते हैं, तो यूनिट जूल को ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर क्यूब, ठीक है। तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर बन जाएगा और पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो किलोग्राम की जगह आपको पता है ये जूल की ये थे, यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, किलोग्राम के लिए एम, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं उसके फंडामेंटल यूनिट से, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी से उसको यूनिट को। तो एम मीटर लेंथ की यूनिट होती है, तो एल की पावर -1 और टी सेकंड, ठीक है, टाइम की यूनिट होती है, तो टी की पावर -6। तो ये क्या बन जाएंगे, आपके एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर आपका क्या होगा, अगर आपका कोई मटेरियल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट की जगह, और अगर आपके पास फ्री स्पेस है यानी कि वैक्यूम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का जो लेक्चर था, ठीक है, तो उसके अंदर ये टॉपिक्स हमने किए हैं, तो इनको काफी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपका डायरेक्ट एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो पूछा जाएगा कि व्हाट इज कैपेसिटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन विच वी कैन कंबाइन डिफरेंट कैपेसिटर्स, ठीक है। तो वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर पूरा क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, ये सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन 5 नंबर का नहीं पूछेगा, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये नहीं आता है, तो आपका 2 मार्क्स का या आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली 100% श्योर है, ठीक है। फाइनल एग्जाम्स में आपका 100% श्योर है। अपने वो तीनों फार्मूले हैं जो वो कैलकुलेट अच्छी तरह से कैलकुलेट करने आने चाहिए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। उन्हीं कॉम्बिनेशंस को वो देगा और वहां से न्यूमेरिकल है जो वो पूछ सकता है। लेकिन 1 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है और 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो आपके एग्जाम जो आपका
एग्जाम सेट करने वाले एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने अच्छी तरह से करना है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि आप पीछे की वीडियोज हैं जो उनको अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वही टर्म्स आपकी बार बार यूज हो रही है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने पीछे अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन के ऊपर आपका ऑल सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हर एक अपकमिंग वीडियोस की उसको नोटिफिकेशन जो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उसके चैनल्स को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से आपको क्या होगा, किसी और बच्चे को भी इस चीज का बेनिफिट जो वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए आपको गुड बाय। तो अभी लॉकडाउन, अभी सुनने में आया कि लॉकडाउन है जो अब का आगे बढ़ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्लासेस हैं जो रेगुलर क्लासेस हैं जो वो आपकी काफी लेट शुरू होने वाली हैं। हो सकता है कि ये जो आपका लॉकडाउन है ये सितंबर तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हमसे हर एक लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, उसके नोट्स अच्छी तरह से बनाने हैं मटेरियल के। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर फायदा मिल सके। ठीक है, तो लॉकडाउन बढ़ने की और भी आगे भी उम्मीद हो सकती है, उम्मीद है कि बढ़ सकता है, लेकिन हम ये मानेंगे कि ना बढ़े, ताकि आपकी रेगुलर क्लासेस जो शुरू हो सके और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखना है, इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से पॉइंट आउट करना है। उसके बाद अपने नोट्स हैं जो अपने हैंड राइटिंग नोट्स हैं जो वो बनाने हैं, ताकि आपको अपना लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। ठीक है, तो बुक्स में से अच्छी तरह स्टडी कीजिए। ठीक है, तो इट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी वीडियोज हैं जो वो आपके नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो आपको जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।